तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आपका। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, बोर्ड पेपर आपके चल रहे हैं। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का आपका पेपर हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है बहुत अच्छे गए होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में इतना कुछ खास आपके पास है नहीं डरने जैसा। बाकी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कृषि रसायन, जो आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चल रहा है, उसका अभी से नहीं, जब हम 12th में थे तभी से शुरू से फोबिया है, डर है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या चाहते हो, 48 घंटे पहले आपको पेपर चाहिए जो आपका बोर्ड में मिले आपको, या जो आप 2 दिन बाद देने जाओगे वहां पे आपको छपा हुआ मिले, वही क्वेश्चन चाहिए तो वो मिल जाएंगे। इसलिए आज हम लेके आए कृषि रसायन का पूरा ऐसा का ऐसा गेस पेपर, जिसमें से पॉसिबिलिटी ये है हमारी तरफ से 101% की ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन मैच हो। और स्पेशलिस्ट, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, एनएल सर, नहन लाल जी सर, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इस सब्जेक्ट का और इस फील्ड का, तो वो आपको ये पेपर समझाएंगे। शुरू से एंड तक सारा देखना है, सारा कैरिकुलम बताएंगे कहाँ से कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आता है। और आई थिंक ये चीजें देखने के बाद, इस पेपर को सोल्व करने के बाद, 2 दिन बाद जब आप 21 तारीख को पेपर दोगे, 22 तारीख को, उस दिन आपको 0% डाउट्स रहेंगे। और जो क्वेश्चन आप देखोगे वही मन में ये आएगी, यार ये तो मैंने कल ही देखा था फार्मस लॉ पे, ये तो मेरे को आता है, पहले कौन सा करूँ, सारे ही आते हैं। तो नैनलाल जी सर, आप आइए और बच्चों को ये चीज सही से डिस्कस करवाइए। सभी कृषि विद्यार्थियों को फार्मर्स लव में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कृषि रसायन का गैस पेपर। देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें से लगभग आपका 100% कवर हो सकता कुछ चीज़ें रह भी जाए, इसकी कोई वो ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय अपने पास कम है, इसलिए हम जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो पेपर है वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बनाया गया है। लेकिन अभी जो जैसे एग्रीकल्चर बायो का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, उसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट को पूरा फॉलो नहीं करता बोर्ड। तो आप एकदम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी नहीं करें, थोड़ा अपना खुद की तरफ से पूरा बल्क में तैयारी करें। ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि कई बार, इस बार से 60 to 70% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही। जिस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से बड़े आ रहे हैं, बड़े वाले में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक रह जाती है, हालांकि हमने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये पेपर पूरा हिंदी मीडियम में है। मैं इसमें आपके लिए बीच में कुछ इंग्लिश टर्म्स भी यूज करूंगा, तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका नंबर 1, कायांतरित रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। देखिए, कायांतरित अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बालू पत्थर, सी संगमरमर एंड डी इज बेसाल्ट। तो इसमें अपना जो उत्तर होगा वो होगा कायांतरित का संगमरमर। ठीक है, देखिए, ग्रेनाइट जो है वो उदाहरण है आग्नेय का। बालू पत्थर है, वो वैसे आग्नेय भी है, बट बालू पत्थर बहुत अच्छी औषधि चट्टान है, क्योंकि औषधि का हो गया। एंड अब जो बेसाल्ट है वो होता है आग्नेय का। ठीक है, इसके बाद अब आगे पहले आपको थोड़ा क्लियर कर दे, कायांतरित चट्टान क्या होती है। देखो, मुख्य चट्टान होती है आग्नेय, जिसको अपन प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। आग्नेय और औषधि जो चट्टान होती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, उनके ऊपर उनके भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने से जो चट्टान बनती है वो कहलाती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट इज, मृदा आयतन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। देखिए, 50%, 45%, 25% एंड 5%। इसमें आंसर क्या होगा, डी, 5%। ठीक है, 25% क्या होता है, मृदा आयतन में 25% मृदा जल होता है, 25% मृदा वायु होती है। ठीक है, 45% क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परसेंटेज क्या है। ऑर्गन एक गैस है, अक्रिय गैस मानी जाती है। आर्द्रता, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो होती है नाइट्रोजन। आप सबको पता होगा नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी होती है, 79%। ठीक है, वायु मर्दा में थोड़ी, वायुमंडल में 79 होती है, और मर्दा में थोड़ी सी कंपैरिजन कम होती है, हल्की सी। ऑक्सीजन की बात करें अपन तो ऑक्सीजन होती है 21%, 79%,
ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, नाइट्रोजन। मृदा निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें मृदा संस्तर मिश्रित होते हैं, ये आपका पहले चैप्टर से क्वेश्चन है ये भी। देखो मृदा निर्माण की 10-11 प्रक्रियाएं हैं, उसमें से कौन सी प्रक्रिया में मृदा निर्माण मतलब मृदा मिश्रित होती है, मिक्स होती है? ह्यूमिफिकेशन में होती है, लवणीकरण में होती है, निक्षेपण में होती है, या पेडोटर्बेशन में होती है? इसका आंसर है पेडोटर्बेशन। यह एक मिश्रण की प्रक्रिया है जिसमें मृदा सूक्ष्म जीवों, केंचुओं, चींटियां, मृदा में क्ले, इनके द्वारा मृदा का मिश्रण होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? इनमें से देखिए एक बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है कि मृदा के ऊपरी संस्तर में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। लवणीकरण क्या होता है? मृदा के ऊपरी संस्तर में लवणों का एकत्रित होना, ठीक है। निक्षेपण क्या होता है? मृदा के ऊपरी संस्तरों से नीचे के संस्तरों में मृदा अवयवों, खनिजों आदि का जाना, तो नीचे आके जमा हो जाए, तो ए संस्तर से बी संस्तर में जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण, ठीक है। पेडोटर्बेशन मिश्रण की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मृदा कोलाइड कणों का आकार होता है, देखिए 50 से 100 मिली माइक्रोन, 100 से 200 मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन और 100 से 500 मिली माइक्रोन। मृदा कोलाइड का जो आकार होता है वो होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन। कितना होता है? 1 से 100 मिली माइक्रोन। मृदा कोलाइड का कुछ परिस्थितियों में आकार जो है वो 500 मिली माइक्रोन का भी हो सकता है, लेकिन वो बोला कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा क्या होता है, कुछ कण ऐसे होते हैं मिट्टी के जो आकार में बड़े होते हैं, यानी कि 100 माइक्रोन से क्रॉस होते हैं, बट उसमें कोलाइड की प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए वो उनको भी अपन कोलाइड कैटेगरी में रखते हैं। बट जनरली क्या होता है? 1 से 100 मिली माइक्रोन। मृदा कोलाइड की परिभाषा आपको समझा देते हैं। क्या होता है कि मृदा के ऐसे कण जिनका व्यास क्या हो? 1 से 100 मिली माइक्रोन हो और उसमें कोलाइडल प्रॉपर्टीज हो, कोलाइड के गुण हो, जैसे कि विसरण, यानी कि वो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होता है, उस पर ऋणावेश होना चाहिए, विषमांगता, ब्राउनियन गति, ऐसे गुण होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मृदा कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांट मोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीईसी। क्या बोलते हैं? सीईसी कितनी होती है? देखो सीईसी मांट मोरिलोनाइट की इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोलाइड की सीईसी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। अपने जो कोलाइड है उसमें से मांट मोलिनाइट कितनी होती है? देखो 3 से जो 10 होती है वो तो होती है केओलिनाइट की। किसकी होती है? केओलिनाइट की, ठीक है। 20 से 40 होती है वर्मिकुलाइट की। 80 से 100 ये होती है आपकी मांट मोरिलोनाइट की। आंसर हो गया, ठीक है। 150 से 300 किसकी होती है? ह्यूमस की। किसकी होती है? ह्यूमस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा में कौन से आयन की अधिकता होता है? कौन से आयन डोमिनेट होते हैं? सबसे ज्यादा अधिकता किसकी होती है? देखो हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे क्योंकि अम्लीय मृदा में होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। देखिए अम्लीय मृदा जो होती है उसमें तो होते हैं हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। अच्छी उपजाऊ जो मृदा होती है, उदासीन मृदा होती है, उसमें होते हैं कैल्शियम। बचा क्या? सोडियम। आंसर क्या होगा? सोडियम आयन की अधिकता होती है। कवक तथा प्रोटोजोआ, ध्यान देना, दो चीजें हैं, कवक तथा प्रोटोजोआ के लिए उपयुक्त पीएच मान है क्रमशः। देखो आ सकता है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले। एकमात्र कवक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपने मृदा सूक्ष्म जीव है, कवक, जीवाणु, विषाणु, विषाणु के अलावा जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, एक्टिनोमाइसिटीज, इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो कवक होता है वो ही अम्लीय मृदा में यानी कि कम पीएच पर सक्रिय होता है। देखिए इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। 3.0 to 9 पर तो रहता है कवक और 6.0 to 8.0 पर रहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं अपन पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है। पहली बात पाइराइट क्या है? पाइराइट एक बहुत ही अच्छा मृदा सुधारक है जिसका प्रयोग अपन चूना युक्त क्षारीय मृदा के सुधार में करते हैं। देखिए एक होती है अम्लीय मृदा, उसके सुधार में अपन चूने का प्रयोग करते हैं। एक होती है क्षारीय मृदा, उसमें अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एक होती है चूना युक्त क्षारीय, वो क्षारीय है ऑलरेडी, मतलब सोडियम आयन ज्यादा है बट उसमें चूना भी ज्यादा है, तो चूना युक्त क्षारीय मृदाओं के सुधार में पाइराइट और फास्फोजिप्सम, इसके अलावा अपना सल्फर, ये योग्य काम में लेते हैं। तो पाइराइट का रासायनिक सूत्र जो होता है FeS2, ये सूत्र होगा इसका। ये से भी हो सकता है
कि पायराइट में किस किस की किस किस तत्वों की अधिकता होती है, या पायराइट अयस्क एक प्रकार का अयस्क भी माना जाता है, तो ये आयरन और सल्फर युक्त अयस्क है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन है, मृदा का पीएच मान बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुधारक। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस आप मृदा सुधारक का प्रयोग करके मृदा का पीएच मान आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मृदा का पीएच मान बढ़ाना मतलब मृदा का पीएच मान 4 है तो उसको 5 करेंगे, 5 तो 6 करेंगे, यानी कि अम्लीय मृदा में आप कौन सा सुधारक काम में लेते हो, तो इसमें आंसर आएगा अपना चूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घुमाया क्वेश्चन को कि कौन से सुधारक के द्वारा पीएच बढ़ा सकते हो। पीएच बढ़ाने का मतलब अम्लीय को सुधारना। ठीक है, जिप्सम आप किसमें लेते हो, क्षारीय में, पायराइट और सल्फर भी चूनायुक्त क्षारीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे नत्रजन, नत्रजन मतलब नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं। अधिकांश पौधे पूछा है, देखो नाइट्रोजन का उपयोग अधिकांश पौधे जो करते हैं नाइट्रेट में करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स अमोनिया में भी करते हैं, जैसे कि धान, आलू, गन्ना। ठीक है, अमोनियम में करते हैं। ठीक है, अमोनियम और नाइट्रेट आयन है, अमोनिया गैस फॉर्म है, इसमें कोई यूज नहीं होता। नाइट्राइट भी आयन फॉर्म है लेकिन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता, तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया आपने पढ़ा होगा, नाइट्रीकरण में, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से पहले क्या होता है, अमोनियम आयन होते हैं, अमोनिया एम से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, तो अधिकतर पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है, डीएपी उर्वरक का मृदा पर कैसा प्रभाव होता है। देखिए ध्यान देना, सभी जो अमोनियम युक्त उर्वरक आते हैं, क्या आते हैं, अमोनियम युक्त उर्वरक, उनका सबका प्रभाव अम्लीय होता है। तो डीएपी में नाम में क्या लग रहा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम आ गया मतलब अम्लीय होगा। केवल एक इसका अपवाद है, केन उर्वरक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उदासीन, नहीं तो पूरे के पूरे अमोनियम उर्वरक अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू, कम जहरीले जो रसायन होते हैं अपने कृषि रसायन, इनके जो डिब्बे होते हैं, थैली होती है या पैकेट होता है, इसके ऊपर कैसा चेतावनी रंग लगा होता है, मतलब कि कैसा कलर का टैग होता है, जैसे आपने बीजों पे पढ़े होंगे वैसे इसमें भी होता है। 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं उस पे होता लाल, बहुत ज्यादा जहरीलों पे, अत्यधिक जहरीलों पे लाल। ठीक है, उससे कम जहरीले जो होते हैं उस पे पीला, मध्यम जहरीले होते हैं चमकीला नीला, और सबसे कम जहरीलों पे होता चमकीला हरा रंग होता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है, वसा विलेय विटामिन कौन से हैं, कौन से हैं वसा विलेय विटामिन। देखो ए डी ई के, विटामिन ए डी ई और के, ये वसा विलेय होते हैं। इसके बाद जो बचे, कौन कौन सा बचा, विटामिन सी बचा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, B1 B2 B5 B6 B12 जो भी है वो सारे के सारे किस में आते हैं, जल विलेय में आते हैं। तो मैंने पूछा वसा विलेय विटामिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा घुमा दिया, वो है या नहीं भी हो सकता है एग्जाम में, अब थोड़ा अपन तो आइडिया लेके चल रहे हैं क्वेश्चन का। तो वसा विलेय विटामिन नहीं है, ए है, डी है, के है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। वो ऐसे पूछ सकता है कि वसा विलेय है। ठीक है, तो एडीई के यानी कि कीड़ा भी बोल देते हैं उसको, कहीं ऐसे भी अपन सिंबल कर सकते हैं कि ई डी ए, कीड़ा, तो ये वसा विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रित खाद का उदाहरण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चैप्टर 11 से है। सांद्रित खाद क्या होती है, ऐसी खाद जिसमें स्थूल खाद की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो इसके आप साथ साथ डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही है। तो कैसी खाद है, इसमें आपका आंसर आएगा सरसों की खल, सारी खलियां जो होती है वो सांद्रित में आती है। कई बच्चे सांद्रित खाद की परिभाषा सीधा लिखते हैं कि पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और कार्बनिक पदार्थ कम होता है, वो गलत हो जाता है। आपको कंपेरिजन लिखना जरूरी होता है उसका, कि किसकी तुलना में, स्थूल खाद की तुलना में, स्थूल खाद की तुलना में जिसमें पोषक तत्व तो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। आपके चैप्टर 12th में डेयरी केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, दुग्ध रसायन वाला, उसमें आपके 2-3 टेस्ट हैं दूध के। एक तो है अम्लता परीक्षण, एक है वसा परीक्षण और एक है आपेक्षिक घनत्व परीक्षण, आपने पढ़े होंगे। तो ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व में करते हैं, या प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने में, या वसा की मात्रा में, या ताजेपन में। इसका प्रयोग करते हैं पूर्ण वसा परीक्षण ज्ञात करने में। ब्यूटाइरोमीटर होता है, इसमें दूध वगैरह जो भी केमिकल होते हैं उबरते हैं, फिर गर्भर मशीन में रखते हैं, घुमाते हैं, तो किस में काम आता है, वसा प्रतिशत में। चलिए आपेक्षिक घनत्व में कौन सा आता है, लैक्टोमीटर। कौन सा आता है, लैक्टोमीटर।
ताजेपन की जांच हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं? इसमें कई सारी क्लियर हो रही है आपकी चीजें। ताजेपन की फ्रेशनेस हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं कि दूध ताजा है या खराब हो गया या पड़ा हुआ ज्यादा टाइम का है? तो उसके लिए करते हैं अम्लता परीक्षण। कौन सा करते हैं? अम्लता परीक्षण। अगर दूध की अम्लता 0.14 15 से ज्यादा आ रही है, वैसे 14 होती है ताजी की, तो इसका मतलब वो दूध रखा हुआ है, खराब है। और 12 से 14 के बीच आ रही है, 0.12 से 0.14 के बीच आ रही है, तो वो दूध ताजा है। नेक्स्ट कंटिन्यू बात करते हैं अपने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की। अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? देखो ध्यान देना, सिलिका जो है वो एक अम्लीय यौगिक है। सिलिका जल के साथ क्रिया करके सिलिसिक अम्ल बनाती है, तो जितनी ज्यादा सिलिका होगी उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो एक नॉर्मल सी बात है, पूछा है अम्लीय आग्नेय में, ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा ही होगी। तो अम्लीय आग्नेय में जो मात्रा होती है वो 65 to 85% होती है। कितनी होती है? 65 to 85। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और चीज क्लियर कर देते हैं। 55 to 65 होता है, वो होती है मध्यम आग्नेय, मध्यम भास्मिक आग्नेय चट्टान। और जिसमें कि 55% से कम होती है, यानी कि 45% तक होती है, वो होता है आपका भास्मिक, जिसको अपन हिंदी में भास्मिक बोलते हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश में बेसिक बोलेंगे। क्षारीय चट्टान हो सकती है। ह्यूमस मृतिका कणों पर आवेश होता है, ऋणावेश। कौन सा? नेगेटिव चार्ज होता है ह्यूमस के कणों पर। कोलाइड कोई सा भी हो, चाहे वो ह्यूमस हो, चाहे वो आपका मृदा कोलाइड में मृतिका हो, यानी कि मोन्टमोलनाइट, इलाइट, केओलिनाइट, ओवरऑल कोलाइड पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। आप सब जानते हैं। लवण प्रभावित मृदा में कौन सी जलवायु में बनती है लवण प्रभावित मृदा? लवण प्रभावित मृदा बनती है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। कौन सी में बनती है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क। देखिए क्या होता है, इसमें क्यों बनती है? क्योंकि इसमें बरसात कम होती है, उच्च तापमान होता है, तो लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता है, और उच्च तापमान की वजह से शीघ्रता से लवणों का ऊपरी सतह पर जमाव होता है। इसलिए शुष्क अर्धशुष्क जलवायु वाली दशाओं में ही लवण प्रभावित मृदाएं बनती है। अम्ल प्रभावित मृदा जो होती है वो हमेशा बनती है आर्द्र जलवायु में। चलिए इसके आगे बात करते हैं। क्षारीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी होती है? 0.2% से कम होती है। 0.2% से ज्यादा होगी तो वो लवणीय मृदा होगी। लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर है चैप्टर नंबर 6 में, उसमें देखना आप, ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी से पौधे बोने व हल्के पीले, देखो इस चीज को देखिए, किस तत्व की कमी से पौधे बोने व हल्के पीले दिखाई देते हैं? बोना रहने की अगर बात आ जाए, और आओ चाहे मत आओ, अगर बोने रहने की, ड्वार्फनेस की बात आ जाए, हमेशा नाइट्रोजन की कमी से ही होगा। पीलापन और से भी होता है, लेकिन अगर साथ में बोनापन और पीलेपन की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन की कमी होगी, तभी पौधा बोना रहता है और पीला होता है, ठीक है। धान का खेरा रोग, ये तो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, सब जानते हैं इसको। तो जिंक की कमी से होता है, ठीक है। सोडियम युक्त उर्वरक के अधिक प्रयोग से मृदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम वाले जो उर्वरक होते हैं, आप अगर ये ज्यादा डालोगे, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो आप ये इनका ज्यादा यूज करोगे तो मृदा पर कैसा प्रभाव होगा? मृदा पर इसका प्रभाव होता क्षारीय। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, सोडियम ज्यादा होगा तो मृदा क्षारीय होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा, ये चैप्टर नंबर 9 से आपके प्रदूषण पॉल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पेयजल जो होता है, उसमें अधिकतम नाइट्रेट की मात्रा कितनी हो सकती है? क्योंकि ये ज्यादा होने से बीमारी होती है जिसको अपन ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथाग्लोबेमेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो WHO ने नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कर रखी है, जो है 45 निर्धारित की है, 45 मिलीग्राम। इससे ज्यादा अगर होगा तो फिर वो पेयजल सही नहीं है, वो जल पीने लायक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है मांसपेशियों में तथा सैका, मतलब यहाँ पे संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तकों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखो मांसपेशियों में होती है, आपको पता, मायोसिन, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, मायोसिन। और संयोजी उत्तकों में होती है कोलेजन। कौन सी होती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अपने बाल और नाखूनों में कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। माइकोराइजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइकोराइजा मृदा से लगातार तत्व का अवशोषण करता है। किस तत्व का अवशोषण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत बढ़िया लेवल से बनाए हुए हैं, आगे आपके जेट वगैरह में भी प्रिपरेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। माइकोराइजा लगातार फोस्फोरस की क्या करता है?
अवशोषण करके पौधों को प्राप्त कराता है। माइकोराइजा में फटाफट आपको दो चीज समझाता हूं। माइकोराइजा खुद एक कवक है, विशेष प्रकार का कवक है, बहुशाखीय कवक है, बहुतंतुओं वाला कवक है। यह है कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच एक सहजीवन संबंध है। ये करता कुछ नहीं है, ये केवल मिट्टी में जो फास्फोरस होती है उसको खींचता है और पौधे को प्राप्त कराता, लाता नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का जैव उर्वरक श्रेणी में आता है, फास्फोरस घोलक जैव उर्वरकों में। ठीक है, अब बात करते हैं पुनः शॉर्ट क्वेश्चनों की, अति लघुतात्मक प्रश्न, इसमें थोड़ा जल्दी करते हैं। मृदा कोलाइड किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले चैप्टर नंबर 3 से। वह मृदा के कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन हो और उसमें क्या हो, कोलाइड के गुण हो, उसे ही अपन मृदा। देखो हर मिट्टी के कण को कोलाइड नहीं बोल सकते, उसमें कोलाइड के गुण होना जरूरी है और उसका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन के बीच होना जरूरी है, अपन उसे ही क्या बोलेंगे, मृदा कोलाइड। ठीक है, आयन किसे कहते हैं या धनायन विनिमय किसे कहते हैं? दोनों में से एक क्वेश्चन, एक डेफिनेशन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। आयन ऐसा तत्व जिसके ऊपर या जिस पर विद्युत आवेश उपस्थित होता है उसे आयन। देखो बात समझना, ये कैल्शियम आप सब जानते हैं, ये अभी कैल्शियम एक तत्व है। क्या है? तत्व। मैंने इसके ऊपर +2 लगा दिया, इसका मतलब ये आयन हो गया। ठीक है, +2 +1, हालांकि +2 वैलेंसी होती है उसकी संयोजकता, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो वो आयन बन जाएगा, आवेश आता है, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे वो धनावेश हो। धनायन विनिमय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? विनिमयशील प्रावस्था में परस्पर धनायनों का आपस में आदान प्रदान होना धनायन विनिमय कहलाता है। तो कैटायन एक्सचेंज या फिर व्हाट इज आयन या डिफाइन द आयन, ऐसे आपके परिभाषा कुछ भी मोड में पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में। देखो एक और चीज होती है, जो आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे वेरी शॉर्ट, इसमें आपको एक वर्ड से लेकर के एक लाइन या 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा कोई मतलब भी नहीं होता। काम की चीज लिखें, सही लिखें, साफ लिखें, शुद्ध लिखें। नेक्स्ट है उभय प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं बफरिंग, किसे कहते हैं? बफरिंग क्या होती है? देखिए बफर क्या होता है कि पीएच में परिवर्तन में जो प्रतिरोध होता है वही बफरिंग होती है। अपन सोइल में बहुत सारे क्षारीय अम्लीय उर्वरक डालते हैं तब भी मृदा का पीएच परिवर्तित नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि मृदा में उभय प्रतिरोधकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ उभय प्रतिरोधकता क्या है? पीएच में परिवर्तन में प्रतिरोध जो होता है उसे ही उभय प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब किसी भी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस क्रिया को ही उभय प्रतिरोधकता बोलते हैं। ऐसे विलयन को उभय प्रतिरोधी विलयन बोला जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट जिप्सम तथा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सब जानते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2। देखो कई बच्चे केवल CaSO4 लिखते हैं तो वो गलत होता है। CaSO4.2, CaSO4 एक मिनरल फॉर्म है, जब ये निकलता है तो वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करता है और जिप्सम बनता है, तो 2H2O भी लगाना जरूरी होता है। चूना पत्थर का आप जानते ही हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर। सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखो। अब देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व सिर्फ नाम लिखना, इतना क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट लाइन पूछता है। एक मैं बता रहा हूं, एक वर्ड से लेकर के आपको 1 या 2 लाइन पूछता मैक्सिमम। जो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से? प्राथमिक और द्वितीय को छोड़कर सारे सूक्ष्म है, जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकिल आदि। ये सब क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग क्या होता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रेट वाली बात में, जब पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो ऐसे पानी का उपयोग करने से बच्चों में एक बीमारी हो जाती है, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसके ब्लू नाम में लग रहा है, ब्लू यानी कि नीला, बेबी यानी कि बच्चा। इसमें बच्चों की त्वचा हल्की नीली हो जाती है और ऐसे बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, किन्हीं 5 आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम लिखो। इसेंशियल एमिनो एसिड का नाम लिखना आपको, किन्हीं 5। टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं? टोटल एमिनो एसिड होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। देखो 20 अमीनो अम्ल होते हैं, उसमें से 10 को आवश्यक श्रेणी में रखा गया। ध्यान से देना इस बात पर। आवश्यक किसे बोलते हैं? जिन अमीनो अम्लों का मानव शरीर में या उच्च पादपों में संश्लेषण नहीं होता, मतलब बनते नहीं है, उन्हें बोला गया आवश्यक। इसके अलावा जो जनरली ह्यूमन में बन जाते हैं, अपने आप पौधों में पाए जाते हैं, वनस्पति में पाए जाते हैं, वो 10 अलग है। तो आवश्यक का फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल PATH। ठीक है, तो इनमें से आपको इसे भी 4 लिख दो, 5 जो भी पूछे। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, वेनिलीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फेनिल एलेनिन,
आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, ये आपके 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें कोई से भी लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें दो डेफिनेशन है। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर एवं वर्मी कंजर्वेशन क्या है, कि व्हाट इज द वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंजर्वेशन। देखो जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस है, वो लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो वर्मी कंपोस्ट टेक्निक के अंतर्गत केचुए को रख रखाव, उसका पालन पोषण और केचुए का प्रजनन की जो क्रिया की जाती है, उसे अपन बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है, केचुए के रख रखाव एवं केचुए के प्रजनन संबंधी क्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कंजर्वेशन, जो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, उस वर्मी कंपोस्ट में से केचुए को अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, वर्मी कंजर्वेशन। एक वर्मी कास्ट भी होता है, जब केचुए की बॉडी से जो पाचक पदार्थ निकलता है, पचे हुए पदार्थ निकलते हैं, उसमें क्या होता है कि जब वर्मी कंपोस्ट बनती है तो ऊपर ऊपर खाद इकट्ठा हो जाती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। नीचे क्या होता है कि केचुए के कुछ अपशिष्ट पदार्थ, केचुए के अंडे, केचुए के कोकून, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे रहते हैं, उसको वर्मी कास्ट कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में केचुआ उपयोगी नहीं होता, डायरेक्ट केचुए नहीं डाले जाते, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कास्ट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, वर्मी कास्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें है मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित करते हुए नामांकित चित्र बनाए। देखो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का, तो आपको इसमें डेफिनेशन भी देनी है और डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप बेसिकली मैं समझा देता हूं आपको पता ही होगा। मृदा में कौन कौन से संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी, सी और नीचे आर, बेड रॉक, कठोर चट्टाने। तो आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना है, ठीक है। परिभाषा इसकी दे, मतलब थोड़ा सुंदर बनाना पेंसिल से, बढ़िया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना है, अच्छा लगे। मृदा परिच्छेदिका क्या हो जाएगा कि मृदा में के ऊपर, मृदा की ऊपरी सतह से लेकर जो ऊर्ध्वाधर कटान होती है, ठीक है, वर्टिकल जो सेक्शन होता है, कहां तक, जहां तक उसमें रॉ मटेरियल आता है, मतलब जिसे पैतृक पदार्थ बोलते हैं, मूल द्रव्य पदार्थ बोलते हैं, वहां तक की जो खड़ी कटान होती है, उसको अपन मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। जब खड़ी कटान काटते हैं, ऊर्ध्वाधर कटान काटते हैं, तो उसमें कई सारी अपने को परतें दिखाई देती है, जिसे हम संस्तर बोलते हैं। और उन सभी संस्तरों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट इज ह्यूमस के 4 गुण आपको लिख देने, कोई से भी, चाहे वो भौतिक लिखो चाहे आप रासायनिक लिखो, कोई से में से भी आपको 4 गुण लिखने हैं। जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, दनाइन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमस कोलाइडी प्रकृति का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, दनाइन विनिमय क्षमता इसकी आप लिख सकते हो 150 से 300 सेंटीमोल होती है। तो कोई से भी आप 4 गुण लिख सकते हो। अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन को समझाइए, यानी कि डेफिनेशन देनी है आपको। देखिए क्या होता है कि सोइल में जितने भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन वाले जो यौगिक होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, या कोई और यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन जिसमें पाया जाता है, उन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से क्या बनता है, एमिनो कंपाउंड। ध्यान देना इस चीज को, मैं 3 डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं फटाफट। एमिनो कंपाउंड यानी कि अमीनो यौगिक बनते हैं, उसको तो अपन बोलते हैं अमीनीकरण, अमीनाइजेशन, अमीनीकरण, ठीक है, एमिनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। उन एमिनो एसिड से या एमिनो कंपाउंड से क्या बनती है, अमोनिया। क्या बनती है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया बनने को अपन बोलते हैं अमोनीकरण। क्या बोलते हैं, अमोनीकरण, ठीक है। अमोनिया बाद में कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयनों में, ये लंबी प्रोसेस है, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं अमोनियम आयनों का परिवर्तन ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु से 2 चरणों में होता है। पहले तो होता है नाइट्राइट में और फिर होता है नाइट्रेट में, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण। अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण। एक होता है विनाइट्रीकरण, वो हानिकारक क्रिया मानी जाती है, जो जलमग्नता वाली दशाओं में होती है। उसमें क्या होता है कि जो नत्रजन होता है, खास करके जो अमोनिया होती है या जो नाइट्रेट आयन होते हैं, ये नाइट्रेट आयन पुनः नाइट्रस ऑक्साइड या फिर अमोनिया में बदल जाते हैं, तो गैस बन के वो गैस उड़ जाती है, नाइट्रोजन का लॉस होता है, तो हानिकारक प्रक्रिया मानी जाती है। चारों में से डेफिनेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ये अपने चैप्टर नंबर 2 में नाइट्रोजन चक्र में मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, मृत्तिका का महत्व समझाइए, ठीक है। देखिए मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल, आपको ज्यादा इस पे वो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मृदा कोलाइड 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। आपका ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, ह्यूमस। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, सिलिकेट क्ले एवं आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रो ऑक्साइड,
ठीक है। सिलिकेट क्ले में फिर कितने आ जाते हैं आपके, 3 ग्रुप आ जाते हैं, मांट-मोलिनाइट ग्रुप, केओलिनाइट ग्रुप और इलाइट ग्रुप। बस इतना सा देना है, इसके अलावा ज्यादा आंसर नहीं है। इसके अलावा मृत्तिका का महत्व, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे आपके, ठीक है। मृत्तिका का महत्व, मृत्तिका का क्या महत्व, मृत्तिका से मृदा संरचना में सुधार होगा, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। मतलब पॉइंट्स में आपको आंसर देना, एक पॉइंट में कम से कम 1 से 2 लाइन लिखनी है, ठीक है। और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, बंधक प्रभाव यानी कि आपस में कोलाइड कणों को बांधने की क्षमता बढ़ेगी, तो संरचना में सुधार होगा। तो ऐसे करके आपको 4 पॉइंट में एक एक लाइन 2-2 लाइन आंसर देना है। धनायन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनायन विनिमय क्षमता से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो। धनायन विनिमय क्षमता 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन या इसके समतुल्य धनायनों की जो मात्रा होती है उसे धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमोल प्रति केजी। क्या होती है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है वेरी शॉर्ट में कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई लिखिए। या फिर एक और क्वेश्चन इसमें, मृदा बेस संतृप्ति के बारे में समझाइए। मृदा बेस संतृप्ति क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा समझाना थोड़ा सा धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, ठीक है। धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा देंगे, फिर धनायन इकाई लिखेंगे। धनायन विनिमय क्षमता कुल अधिशोषित धनायनों की मात्रा को दर्शाती है। जैसे मैंने बोला कि किसी कोलाइड कण की धनायन विनिमय क्षमता 100 है, 100 सेंटीमोल, इसका मतलब 1 मिनट में समझ लेना, प्रति केजी। इसका मतलब यह है कि वो जो कोलाइड है, वो 1 केजी कोलाइड जो है वो 100 मोल हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण कर सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेस संतृप्ति की। बेस मतलब भस्म आयन, यानी कि भस्म आयन कौन कौन से होते हैं आपके, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये आपके होते हैं भस्म आयन। तो भस्म आयनों की प्रतिशतता कितनी है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या होता है बेस संतृप्ति प्रतिशत। देखो ये टोटल धनायन विनिमय क्षमता है, तो टोटल धनायन विनिमय क्षमता में कितना हिस्सा बेस आयन का है, मतलब भस्म आयनों का, उसे ही भस्म बेस संतृप्ति प्रतिशत बोलते हैं। सिंपल सी बात हो जाएगी, कुल धनायन विनिमय क्षमता में से बेस आयनों के द्वारा संतृप्त मात्रा को ही बेस संतृप्ति प्रतिशतता कहा जाता है। जैसे किसी की बेस संतृप्ति मान लो 20% है, कितनी है, 20%। इसका मतलब यह है कि 80 टोटल जो धनायन विनिमय क्षमता है उसमें से 20% तो बेस आयन है और बाकी 80% क्या है, 80% है हाइड्रोजन और खास करके एल्यूमिनियम, मतलब अम्लीय आयन, और 20% क्षारीय आयन। सिंपल सी लॉजिक सी बात है। तो इसका जो गैप जो भस्म आयन की जो प्रतिशत मात्रा होती है एक अच्छी उपजाऊ मृदा में, भस्म बेस संतृप्ति जो होती है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में भस्म बोला जाता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए भस्म क्या है, हिंदी में बोलते हैं भस्म, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो भस्म प्रतिशतता या बेस प्रतिशतता अच्छी उपजाऊ मृदा की 80 से 85-90% तक होनी चाहिए। इससे कम होगी तो फिर उसमें अम्लों की मात्रा ज्यादा होगी, वो मृदा उपजाऊ नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता या पोषक तत्वों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव होता है। एक चीज में 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें चैप्टर से क्वेश्चन है कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की उपलब्धता, कौन कौन से पोषक तत्व किस पीएच पर ज्यादा मिलते हैं, किस पर कम मिलते हैं, आपको ये बताना है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, ठीक है, और सूक्ष्म जीव की, तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव किस पीएच पर ज्यादा सक्रिय होता है, किस पर कम होता है, जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आया था। पोषक तत्वों की उपलब्धता कि कौन कौन से पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर मिलते हैं, जैसे कि अम्लीय पीएच पर आयरन, जिंक, मैग्नीज आदि की घुलनशीलता ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा ही अम्लीय होने पर इनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है तो इनका जहरीला प्रभाव होता है, ठीक है। इसके विपरीत पीएच मान ज्यादा होने पर कैल्शियम, मैग्नीशियम की उपलब्धता ज्यादा बढ़ती है, अन्य की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको इसमें 4 से 5 लाइन उत्तर आपको देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, लिखिए, या फिर ईएसपी से आप क्या समझते हैं। 2 चीजें इसमें, विद्युत चालकता जिसे अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, या फिर ईएसपी से आप क्या समझते हो। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों में से। विद्युत चालकता किसी भी मृदा या जल में उपस्थित कुल घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा बताती है, ठीक है। विद्युत चालकता को कंडक्टिविटी ब्रिज या फिर ईसी मीटर के द्वारा मापा जाता है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी होता है, ठीक है। कितनी होती है ईसी, इसी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डेसी साइमन प्रति मीटर। क्या होती है, इसकी इकाई भी पूछी जा सकती है, डेसी साइमन प्रति मीटर। 1 डेसी साइमन जो प्रति मीटर होता है वो 0.64 ग्राम,
एक डेसी साइमन जो प्रति मीटर होता है वो 0.64 ग्राम लवण सॉल्ट यानी कि प्रति किलो मृदा होता है। अब मान लो किसी मृदा की ईसी 4 है, किसी मृदा की ईसी क्या है 4 डेसी साइमन है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 से कितना हो जाएगा 2.56, कितना हो जाएगा 2.56, यानी कि उस मिट्टी में 1 किलो मिट्टी में 2.56 ग्राम लवण है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ठीक है, ईसी मतलब हमेशा एक अच्छे जल की या मृदा की ईसी जो होती है वो 1.5 से कम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कि 1.5 से लेकर के 2.5 तक ठीक होती है, उसमें काम चल जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं ईएसपी की। ईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। कुल धनायन विनिमय क्षमता में से विनिमय सोडियम की मात्रा कितनी है, उसे ये अपन क्या कहते हैं? ईएसपी। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन इसको फॉर्मूले के द्वारा इसको अपन मेजरमेंट करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ईएसपी का वो होता है विनिमय सोडियम की मात्रा, सेंटीमोल प्रति केजी उसमें लिखा जाएगा, बटा कुल सीईसी, कुल सीईसी इंटू 100। ये हो गया आपका ईएसपी का फॉर्मूला। तो एक नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लवणीय तथा क्षारीय मृदा में 4 अंतर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अधिकतर बार ये पूछा जाता है। 4 अंतर कोई से भी लिख सकते हो। 3 अंतर तो आपकी परिभाषा में हो जाते हैं, पीएच का, ईसी का और ईएसपी का। ठीक है, इसके बाद आप घुलनशील लवणों की मात्रा बता सकते हो। ठीक है, ये 4 अंतर हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए चैप्टर नंबर 7 से मैग्नीशियम तथा सल्फर के 2 मुख्य कार्य लिखिए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा जहां तक आपके जो अपने मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ज्यादा नहीं पूछता, 2 से लेकर के 4, कभी 2 पूछ लेता है, कभी 3 पूछ लेता है, कभी 4। तो 2, 3, 4 आपको कार्य लिखने हैं, या फिर 2 या 3, 4 उसके कमी के लक्षण पूछता है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है आपके विषैले प्रभाव में से आयरन तथा जिंक का विषैला प्रभाव लिखिए। आयरन हो गए, जो देखो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनका विषैला प्रभाव काफी ज्यादा होता है, मतलब कम मात्रा में ही ज्यादा प्रभाव होता है। तो आयरन, जिंक या फिर कॉपर, इन 3 में से कहीं ना कहीं विषैला प्रभाव पूछने की पॉसिबिलिटी है। क्या विषैला प्रभाव होता है? ठीक है, रासायनिक उर्वरकों से भारी तत्व संचयन के प्रभाव को समझाए। ये चैप्टर 9 से क्वेश्चन आपका प्रदूषण से, कि जो रासायनिक उर्वरक है उसमें भारी तत्व, देखो रासायनिक उर्वरकों में भारी तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो सीसा, पहली चीज सीसा, के बाद एक पारा, ठीक है, जिसको अपन लेड बोलते हैं, पारा को अपन मरकरी बोलते हैं, और एक कैडमियम। कैडमियम, ये जो होते हैं ये आपके भारी तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा जो ये भारी तत्व होते हैं फॉस्फोरस वाले उर्वरकों में होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट में होते हैं। रॉक फॉस्फेट से ही फास्फोरस वाले उर्वरक बनते हैं, जैसे कि एसएसपी, डीएपी। तो इनमें ये बहुत ज्यादा होते हैं। इन ज्यादा होने की वजह से मृदा में जाते हैं, मृदा से फिर जल में, तीनों प्रकार का प्रदूषण करते हैं। मृदा प्रदूषण भी करते हैं, जल प्रदूषण भी करते हैं। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखिए। आप बेसिक क्वेश्चन है, 11 चैप्टर से है, आप सब लिख सकते हो, ज्यादा नहीं। अगर ये आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप 5 से लेकर 6 लाभ लिख सकते हो। उर्वरता बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है, मृदा की संरचना में सुधार होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। दूध व खीस के भौतिक गुणों में तुलना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों है इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं मैं अभी। पहले देखिए, दूध और खीस के जब आप भौतिक गुणों को पढ़ेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। या तो आप दूध के भौतिक गुण पूछे तब भी आप लिख दोगे, खीस के भौतिक गुण पूछे तब भी लिख दोगे, दोनों में तुलना पूछे तब भी लिख दोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, इसमें से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आने की, या फिर वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है दूध के भौतिक गुणों में से। दूध के भौतिक गुण आपको क्या क्या मेन चीजें जो आपको लिखनी है? दूध का सफेद रंग, ठीक है, होता है। गाय का हल्का पीला कैरोटीनीकरण होता है, सफेद केसिनीकरण होता है। इसके अलावा इसकी अम्लता कितनी होती है दूध की? 0.12 से 0.14%। पीएच कितना होता है? 6.6। और
आपेक्षिक घनत्व का विशेष ध्यान रखना। दूध का अपन बोलते हैं, लिखते हैं 1.028 से 1.032। ये रेंज इसलिए है क्योंकि 1.028 तो गाय के का दूध का होता है, गाय के का 28 से 30 तक, और 1.030 से 32 तक भैंस के दूध का होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी हो सकता है। इसके अलावा उबाल बिंदु, जमाव बिंदु, अपवर्तनांक, विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो इस भौतिक गुणों का आप इसको इंपॉर्टेंट ही कर लेना। दूध के भौतिक गुण को बहुत ज्यादा, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, और ये बहुत आगे भी बहुत आगे काम आने वाली चीज है। चलो आगे की बात करते हैं अपन, दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे अपने। एसएसपी एक, ये 8वें पार्ट का क्वेश्चन है। एसएसपी या एमओपी उर्वरक का निम्न बिंदुओं के अनुसार वर्णन करो। एक क्वेश्चन पक्का आएगा फर्टिलाइजर का, कोई रोक नहीं सकता। हमने पॉसिबिलिटी है कि पूरा सोच समझ के ये देखिए कि इस बार एसएसपी या फिर एमओपी की पूरी संभावना है आने की। क्या क्या आता है? रासायनिक संगठन पूछा जाता है, गुण पूछे जाते हैं, या फिर फसल पर प्रभाव। मृदा में विक्रिया बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, पूछ भी ले ठीक है। 3 कभी कभार 4 बिंदु पूछ सकता है, लेकिन 3 बिंदु तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो एसएसपी के ध्यान रखना है, और आपको एमओपी को तो पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये प्रीवियस पिछले साल भी नहीं आए इनमें से, उससे प्रीवियस भी शायद नहीं आए थे, तो ये इसलिए अब की बार पूरी पॉसिबिलिटी है। या फिर एक आपके डीएपी आप चाहो तो, अगर ज्यादा और करना चाहो इसमें क्लियर, क्योंकि आपके 8 उर्वरक है, उनमें से आप डीएपी एक और पढ़ सकते हो। नासी रसायनों के प्रतिकूल या प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उपाय। नासी रसायन अपन बोलते हैं पेस्टिसाइड्स को। किसको बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स, जिसको अपन एक और वो बोलते हैं नासी रसायन को पीड़कनाशी। क्या बोलते हैं? पीड़कनाशी। तो इनका प्रतिकूल प्रभाव से बचने के क्या उपाय होंगे? ठीक है, ये 9th चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो अपन इसको थोड़ा बोर्ड पे क्लियर नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा हो जाएगा इसके लिए। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भी पीड़कनाशी होते हैं, नासी रसायन, इनका क्या हानिकारक प्रभाव होता है, उससे बचने के उपाय होंगे। या फिर कृषि रसायनों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कंपोस्ट बनाने की नाडेव विधि। देखिए अपने 11 चैप्टर में नाडेव विधि है, आपको एग्रीकल्चर का जो 2nd चैप्टर है और केमिस्ट्री का जो 11वां चैप्टर है, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेगी आपको। तो ये आपके दोनों ही जगह काम आने वाली चीज है। नाडेव अपने केमिस्ट्री में सिर्फ है ही नाडेव विधि, एग्रीकल्चर में नाडेव भी है, बेंगलोर भी है, इंदौर भी है। तो अपने को यहाँ पे नाडेव विधि की पॉसिबिलिटी है। या फिर वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन करो। ये बड़े क्वेश्चन है, कम से कम आपको एक पूरा पेज तो इसमें लिखना जरूरी बनता है, एक पेज पूरा। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं निबंधार्थ, ऐसे टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षक का विस्तार से वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। तो 10वें चैप्टर में आपके लास्ट में है, एक तो खाद्य रंग है और एक खाद्य परिरक्षक है। तो आपको परिरक्षक क्या होते हैं भी, फल और सब्जियां जो भी अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको मूल्य संवर्धित जो पदार्थ होते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गुण लिखने आपको, हानिकारक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, खाद्य पदार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं करे, प्रभाव लंबे समय तक हो। तो ऐसे आपको 4-5 गुण। इसके प्रकार लिखने आपको, रासायनिक और प्राकृतिक। प्राकृतिक भी अपना चीनी, तेल, नमक। रासायनिक में आपके सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम, वो मेटाबाइसल्फाइड, सोरबेट्स, प्रोपियोनेट्स, जो भी चीजें आती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसका ध्यान से 4-5 चीजें आती है इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इसका और, प्रोटीन किसे कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 का है, प्रोटीन किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रोटीन की डेफिनेशन, और प्रोटीन के बाद डेफिनेशन के अलावा इसका महत्व इंपोर्टेंट हो जाता है। हार्मोन के रूप में, एंजाइम के रूप में, कोशिका के संरचनात्मक अवयव के रूप में, और अपने जो क्या नाम से है प्रतिरक्षा बढ़ाता है ये, उसके हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अलावा एक और टॉपिक इसमें। तो प्रोटीन का क्वेश्चन होता है इसमें ना, पेप्टाइड इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन में, इस चीज का ध्यान रखना। पेप्टाइड की संरचना भी पूछी जा सकती है कि पेप्टाइड की संरचना बनाई, तो 2 एमिनो अम्लों को जोड़ के आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़ते हो स्कूलों में, तो उसमें नोट्स में भी आपको करवाया होगा कि पेप्टाइड की संरचना बनाइए। डाइपेप्टाइड की पूछे चाहे पेप्टाइड की पूछे, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको पेप्टाइड की संरचना का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, गर्बर विधि द्वारा वसा ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। गर्बर विधि जो है वसा ज्ञात करने की, आपके कोर्स में एक ही विधि है, नाम 4 विधियों का है लेकिन विस्तार से केवल एक विधि का है, गर्बर विधि, जिसमें अपन अभी बात कर रहे थे ब्यूटायरोमीटर का उपयोग करते। तो इसमें गर्बर विधि जो होती है, इसमें स्टार्ट आपको विधि का वर्णन पूछा है, तो डायरेक्ट आपको विधि से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या क्या इक्विपमेंट लेना है, कौन कौन से केमिकल लेने हैं। ठीक है, दूध लेना है, H2SO4 लेना है,
एमाइल एल्कोहल लेना है, तीनों को अपन ब्यूटारोमीटर में डालते हैं, ब्यूटारोमीटर को अच्छे से लॉक करते हैं, सेक करते हैं, फिर जल उष्मक पर गर्म करते हैं, इसके बाद गर्बर मशीन में रखते हैं, गर्बर मशीन में अपन घुमाते हैं, घुमाने के बाद उल्टा मुंह करके उसको निकालते हैं, फिर वो नेक में इसकी वसा इकट्ठा हो जाती है। तो इस विधि का आपको पूरा वर्णन करना है। एक आता है इसी चैप्टर में से, क्रीम सेपरेटर किसे कहते हैं? वह उपकरण जो दूध में से क्रीम को अलग करने के काम आता है, पृथक करने के काम आता है, उसे क्रीम सेपरेटर कहते हैं। इसके मुख्य भागों का वर्णन, इसके भागों का वर्णन करना आपको। इसमें सबसे पहले बॉडी होती है, फिर दुग्ध बेसिन होता है। तो ऐसे आपको जो इसके पार्ट्स हैं, पूरे 6-7 पार्ट्स हैं, फिर बाउल के भी पार्ट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है क्रीम सेपरेटर का क्वेश्चन। या फिर एक क्रीम जो होती है, क्रीम किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्रीम के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो आप सभी को परसों आपका केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करें। पेपर में एक विशेष ध्यान ये रखें कि जो चीजें होती हैं वो सीक्वेंस से करें। कई बच्चे ये गलतियां करते हैं, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें कि जैसे आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीक्वेंस में करें। कई बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, नहीं आ रहा, फिर बाद में बीच में कर रहे हैं, वो गलत होता है, वो आपका नेगेटिव इंप्रेस प्रभाव सही नहीं होता। तो आप सबसे पहले क्रम से लिखें इनको, जितने भी आपके 16-18 क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको आप क्रम से लिखें, 1 2 3 4 जो भी है। इसके बाद रिक्त स्थान जो होता है, उसके बाद आप रिक्त स्थान को करें। उसके बाद क्या आएगा आपका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीजों को आप क्रम से करें कम से कम। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपके लघुतात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें आप ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा नंबर जरूर डालें भाई। ये जैसे 14वां क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन के आगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपके वेरी शॉर्ट है, इनको तो आप कम से कम क्रम से करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इनका ही प्रभाव होता है एग्जामिनर के ऊपर। कॉपी चेक करेंगे, सबसे पहले आपके सही आंसर मिलेंगे, तो एक अच्छा इंपैक्ट होता है इस चीज का लिए। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो।